So, hello everyone. Welcome back to all you boards regulatory bodies. And we are back again with Toppers Interview Series. जी हाँ, RBI Grade B 2023 results were out, and we all know that the toppers, their names and interviews, we are bringing multiple toppers and their interviews to all of you. Today, we are having a very special session for all of you. और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज की कहानी है मिस्टर गोरखनाथ जायसवाल की। आज की कहानी है एक ऐसे स्टूडेंट की, एक ऐसे एस्पिरेंट की, जिन्होंने मल्टीपल फाइनेंस एग्जाम्स क्लियर किए हैं और इनका बैकग्राउंड ना ही फाइनेंस में है और ना ही इन्होंने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि यूपीएससी और बैंकिंग एग्जाम्स दिए हैं। तो बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था, फिर भी इन्होंने मल्टीपल फाइनेंस एग्जाम क्लियर किए हैं एंड ही इज एक्चुअली आई विल कॉल हिम एस ऑफ फाइनेंस। आइए बात करते हैं विद मिस्टर गोरखनाथ जायसवाल हिमसेल्फ। सर, आई विल आस्क यू टू इंट्रोड्यूस ब्रीफली अबाउट योरसेल्फ। कुछ अपने बारे में बताइए ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको पता लगे कि अच्छा ओवरऑल सर का बैकग्राउंड क्या है, आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या है। ये सारी चीजें प्लीज हमें बताइए। यस सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गोरखनाथ जायसवाल है। सो मैंने अपनी ग्रेजुएशन एनआईटी दुर्गापुर से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में कंप्लीट की है। उसके बाद मैंने पंजाब नेशनल बैंक में एज ए स्केल 1 ऑफिसर 3 साल तक काम किया। पोस्ट दैट मैं स्विच किया ईपीएफओ में, जहाँ पे मैंने अराउंड 2 इयर्स एज अ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर वर्क किया। प्रेजेंटली मैं आईआईएफसीएल में एज असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहा हूँ। और टॉकिंग अबाउट, जैसा सर ने अभी बताया, मेरा कोई यूपीएससी बैकग्राउंड नहीं रहा है। हाउएवर, विद ऑल द माय फाइनेंशियल अवेयरनेस वर्क करने का एंड विद माय प्रिपरेशन, आई वाज एबल टू क्लियर आरबीआई ग्रेड बी दिस ईयर एंड आई हैव स्कोर्ड अराउंड 232 मार्क्स इन टोटल। ओह, दैट्स अ रियली ग्रेट स्कोर सर। सर, ओवरऑल जब स्कोर कार्ड की आपने बात ही करी है तो एक बात मैं सारे स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि जितने भी आरबीआई के ग्रेड बी के एस्पिरेंट्स होते हैं वो फेज 1 में तो क्वांट रीजनिंग से डरते हैं और जब फेज 2 में आते हैं तो वो फाइनेंस से बहुत डरते हैं। मतलब क्या होता है कि ईएसआई में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफर्टेबल हो जाते हैं, मैनेजमेंट तो स्टैटिक होता है तो वो भी पढ़ लेते हैं, लेकिन फाइनेंस एक ऐसा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि दीवार बन जाता है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये फाइनेंस का कुछ हमें समझ में ही नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर गोरखनाथ अगर आप देखते हो तो ही हैज स्कोर्ड मैक्सिमम इन फाइनेंस। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्कोर किया है, तो उसी के रिलेटेड मैं पूछूंगा कि सर फाइनेंस इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपने कैसे इसको आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया। So, sir, talking about this finance and management, particularly in RBI, what really happens is that having no background for a student or an aspirant, it really they get confused कि मुझे कहाँ से पढ़ना है, मुझे कैसे करना है. So I was also at that point कि मैं कहाँ से पढ़ूँ. I had different sources, but I was not getting the complete idea. So first एंड फॉरमोस्ट, आप अपने फाइनेंस में जो भी इनिशियल बैकग्राउंड से पहले आप ये सिलेबस को देखिए और उसके अकॉर्डिंग आप जितने भी की पॉइंट्स हैं कि स्पेशली मैं कहूँगा कि जो आपके सिलेबस में मेंशन की सब्जेक्ट्स हैं, आप उनको अच्छे से एक बेसिक स्टैटिक पोर्शन को कंप्लीट कर लीजिए। हाउएवर, व्हाट आई डिड दिस टाइम, इन एडिशन टू व्हाट आई हैड रेड अर्लियर, मैंने 2021 नवंबर से सारे सर्कुलर्स जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निकालती है, चाहे वो बैंक्स के लिए हो, एनबीएफसीज के लिए हो, उनको मैंने थॉरोली स्टडी किया एंड आई रिवाइज्ड इट फॉर 4 to 5 टाइम्स। अलॉन्ग विद दिस, जो आपके 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स हैं फाइनेंस में एंड इकोनॉमिक्स रिलेटेड, आप उनको भी अपने फिंगर टिप्स पे रखिए। सो दिस हेल्प मी इन ओवरऑल गेटिंग इनटू द ओवरऑल फाइनेंस सब्जेक्ट। along with this, जो करंट अफेयर्स का पोर्शन था वो भी इसमें कवर हो पाया and it helped me, I think, I was pretty much satisfied when I was writing descriptive answers और जो भी ऑब्जेक्टिव का पेपर था। So I was very much satisfied कि हाँ, I have done these things. यस सर, वेरी राइटली सेड। आई थिंक बहुत बहुत जितने भी स्टूडेंट्स रहेंगे, आई थिंक इन इस बात से उन्हें ये पता लग जाएगा कि फाइनेंस ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट तो है, लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजी वाइज अगर प्रिपेयर करोगे इसको ठीक ठाक से और अगर आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखोगे, देन ये आपकी स्ट्रेंथ भी बन सकती है।
सर अब बात करते हैं Right. कि जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, लाइक यू पास्ड आउट इन ऑलमोस्ट 2017 2018, तो पास आउट करने के बाद ये It, सोचा था uh, कि बैंक, it was 2014. या 2014. 2014 आपने जब क्लियर किया, सो ऐसा कभी सिनेरियो हुआ कि क्या आपने सोचा था पहले ही कि बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे या फिर आरबीआई ग्रेड बी के लिए प्रिपेयर करेंगे? तो जब आप ग्रेजुएट हुए, क्या आपने सोचा था कि यू विल प्रिपेयर फॉर मल्टीपल बैंकिंग एग्जाम्स? Uh, no, sir. When I passed out, I actually started working in a management consulting firm. वहाँ पे वर्क करते करते I was also getting opportunity to work for some banking and financial sector consulting. Working there, I looked into the Indian banking sector, and there was some sort of thing when I looked into the syllabus. Actually, I got into an idea कि हाँ, this I can do. So that's where my interest for financial sector and banking especially it started. तो वहां से when I joined Punjab National Bank and working there, I got to know about this RBI Grade B exam. So slowly it actually aligned my career progression कि हाँ ठीक है मुझे रिजर्व बैंक को ज्वाइन करना है, and that's when it started. But talking on a serious note, actually I started my preparation from 2019, and then after three attempts, finally the aim has been reached. सही कहा सर, मतलब ग्रेजुएशन कर लिया, देन यू ज्वाइंड एज ऑफ कोर्स एज अ पीओ इन पंजाब नेशनल बैंक, और Yes, फिर मोड़ आपको आरबीआई की तरफ लेके आया, ऐसे में कह सकता yes, sir. हूँ। And I would like to add a point. In 2017, exam used to be very difficult, and IBPS is a platform which never their question and answers will never come out. So at हाँ, that time, Audit Board was one platform which I had used, and it helped me in at least acing the during the mains of IBPS. And यस सर, same has also helped me in during the phase one, especially quant, reasoning, and English, which has become really difficult. And it for the students, it is beyond the difficulty. यस, And Olive Board helps in making students at least ease. कि कट ऑफ इतना कम जा रहा है because the paper is difficult, but Olive यस, Board इसको समझ चुका है, and they are doing quite wonderful. यस सर, यू Yes. लाइक दैट वाज अ प्रीटी प्रेज एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी विद इट। सर अब बात करते हैं कि जब आरबीआई ग्रेड बी के लिए कोई भी स्टूडेंट प्रिपेयर करता है, व्हेन एनीबॉडी प्रिपेयर्स फॉर आरबीआई ग्रेड बी, हाउ डिड हाउ शुड अ स्टूडेंट अप्रोच फॉर द प्रिपरेशन? कैसे अप्रोच किया जाए? क्या आप आपका स्टडी प्लान, स्ट्रेटेजी, रूटीन शेयर करोगे हमारे साथ? Uh, yes sir, of course. Sir, there is aspirants के मन में सबसे पहले क्या होता है सर? Initially when I was also preparing, when I was new to this. So यहाँ पे क्या है सर कि अगर हम बात करें तो जो मार्केट में या फिर जैसे मटेरियल्स आपके पास सारे अवेलेबल हैं, बट स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि हम कहाँ से पढ़ें. So they will pick one source, and next day they might be going for another source. So थिंग्स बहुत इजी हैं. मैं पहले फेज वन से बात करना चाहूंगा. फेज वन में जैसे 4 सेक्शन होते हैं. जीए होता है, क्वांट होती है, रीजनिंग होती है, एंड इंग्लिश होती है. तो फॉर जीए स्पेशली 3 to 4 months करंट अफेयर्स इज रिक्वायर्ड, और इनके साथ आपको गवर्नमेंट स्कीम्स जो ईएसआई का भी पोर्शन है, और साथ में पीआईबी के कंपाइलेशन. पीआईबी मतलब डे टू डे 3 to 4 months की आपको चाहिए. इसके लिए फॉर जीए स्पेशली आई फॉलोड अफेयर्स क्लाउड, कि जहाँ से अफेयर्स क्लाउड की बिल्कुल जो मंथली कंपाइलेशन होती है उसको 3 to 4 months के मैंने 3-4 रिविजन्स किए थे, एंड इट हेल्प मी इन गेटिंग आई थिंक सम सॉर्ट ऑफ 40 marks इन द फेज वन. जी. बट फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश, आई विल सजेस्ट माई ऑल द एस्पायरेंट्स कि आप अगर इसमें बेसिक्स आपके क्लियर हैं तो आप सिर्फ मॉक्स दीजिए, एंड उन मॉक्स को अच्छे से एनालाइज कीजिए, बिकॉज पेपर इज गेटिंग डिफिकल्ट डे बाय डे. आई थिंक दिस ईयर टोटल जो कट ऑफ थी वो 53 के अराउंड थी. सो एग्जैक्टली सर। सो यू हैव टू स्टे विद द पेपर ड्यूरिंग द एग्जाम. यू हैव टू स्टे देयर, और आप
डिफिकल्ट क्वेश्चंस को टच करने से पहले इजी क्वेश्चंस को वहां पे देखिए, एटलीस्ट कट ऑफ निकालना आपको इम्पोर्टेंट है। नाउ कमिंग टू फेज 2, ESI, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज। इसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि गवर्नमेंट स्कीम्स जितने भी आपके इनिशियल डेज से अब तक आए हुए हैं, वन एन एस्पायरेंट शुड बी थॉरो अबाउट इट। They are asking questions from very basic government schemes, and they are also getting into details. तो एक PIB से उनकी जो भी वेबसाइट्स हैं वहां से आपको करना चाहिए। करंट अफेयर्स, PIB विच मीन्स प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, आपको 6 to 7 months अलॉन्ग विद जो भी बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इनकी जो कंपाइलेशंस है एक आपको थॉरो होनी चाहिए। एंड स्टैटिक पोर्शन स्पेशली जो ESI में है, जो भी लाइक वाइज की इंडियन इकोनॉमी, द पास्ट ऑफ इंडियन बैंकिंग सेक्टर एक्सेट्रा, सो ये सारी चीजें आपकी कवर होनी चाहिए किसी भी बुक से। सो मैंने यहाँ पे मृणाल एंड विवेक सिंह इकोनॉमी की बुक्स को रेफर किया था। देन फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट को आई विल से कि आपको सिर्फ सिलेबस कवर करना है, कोई भी स्टैंडर्ड बुक, मैंने वहाँ पे LM प्रसाद एंड कुछ अशोक यादव सर के कंपाइलेशंस को यूज किया था, जो क्वाइट हेल्पफुल थे। मुझे उनके बियॉन्ड जाके कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। बट इम्पोर्टेंट है कि आपके रिविजन्स होने चाहिए, Yes. देयर शुड बी एटलीस्ट 4-5 रिविजन्स। एस्पायरेंट्स आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी, इवन मैंने बहुत मिस्टेक्स यहाँ पे किए हैं कि मैं चीजों को पढ़ लेता था बट मैं उनको रिवाइज नहीं कर पाता था। सो दीज थिंग्स। एंड फॉर फाइनेंस अगेन, आप अपने बेसिक्स को क्लियर कीजिए, क्योंकि आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो वहाँ पे सर्कुलर्स जो भी हैं उनके इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स, वो आपके बिल्कुल माइंड में, आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस वहां से आ रहे हैं। सर, जो आपने कहा वॉट एवर यू सेड उसी को लेके आगे बढ़ते। एक तो आपने कहा कि कट ऑफ बहुत ही कम होते जा रहा है फेज 1 का भी, और फेज 2 की भी डिफिकल्टी बढ़ते ही जा रही है, चाहे फाइनेंस में कहिए, ESI में कहिए। जब हमें पता है कि कंपटीशन बढ़ गया और डिफिकल्टी बढ़ते जा रही है, इसका सोल्यूशन क्या है? सपोज मुझे RBI क्लियर करनी है एंड 2024 में आई एम टारगेटिंग RBI, सो व्हाट शुड आई डू? मुझे, एंड इफ आई एम एवरेज स्टूडेंट, तो मुझे क्या करना चाहिए? Yes. So first of all, if this is for those candidates who are going to for whom it will be their first attempt also, Yes. मैं उनके लिए कहूंगा कि आप अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखिए। ट्राई टू रिमेन इन द प्रेजेंट, एंड अलोंग विद दैट आपको लगता है कि हाँ सिलेबस आपने देख लिया है, सबसे पहले तो आप सिलेबस देखिए कि वो क्या वहाँ पे पूछ रहे हैं, कैसा मेंशन कर रहे हैं। और लास्ट 2 years के, स्पेशली फॉर मेंस, आप लास्ट 2 years के पेपर को एनालाइज कीजिए। जैसा कि वो करने से आपको पता चलेगा कि आप दे आर नॉट गोइंग UPSC वे इन टोटल, दे आर आस्किंग वेरी एनालिटिकल क्वेश्चंस। वो इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो ESI और फाइनेंस दोनों में मैक्सिमम जो उनके क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव में थे वो फाइनेंस रिलेटेड थे। वो मॉनेटरी पॉलिसी के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, एंड एक RBI की एक रिपोर्ट होती है करेंसी एंड फाइनेंस, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो आप खुद को एनालाइज, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज कीजिए, और अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखते हुए रिवीजन को ज्यादा ध्यान दीजिए। करंट अफेयर्स, इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, बट अगर आप उसको 2-3 बार पढ़ते हैं और अगर आप स्टैटिक पोर्शन को जान रहे हैं तो इट विल बी इजी। वेरी राइटली सेड सर। आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वुड हैव अंडरस्टूड कि मेंटालिटी क्या रखनी है और अप्रोच क्या रखना है। आई थिंक गोरखनाथ हैज गिवन अ गुड इनसाइट ऑन दिस थिंग्स। एंड माइंड यू, जो उन्होंने कहा है लिख के रखो, बिकॉज ही हैज स्कोर्ड रियली गुड इन FM में, तो उन्होंने मतलब टॉप स्कोर किया है, एंड ESI में भी उन्होंने बहुत ही ब्रिलियंटली स्कोर किया है। सर, अब बात करते हैं कि टाइम के बारे में। RBI एक ऐसा एग्जाम है, मल्टी स्टेज है, फेज 1 है, फेज 2 है, इंटरव्यू है उसके बाद। तो बोलते हैं कि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन भी करना चाहिए, फेज 1 और फेज 2 का एक साथ करना चाहिए। तो टाइम को मैनेज कैसे करें? सर इसमें अगर हम स्टार्ट करें फेज 1 से, तो फॉर द कैंडिडेट्स आप कभी भी नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए। नोटिफिकेशन विल कम एंड गो, इट इज हैपनिंग फॉर द पास्ट 6-7 years। सो आप अगर अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका इंटीग्रेटेड अप्रोच ये होना चाहिए, क्योंकि GK
जीए जो फेज 1 में पूछा जाता है उसके बहुत सारे ऐसे जो भी डिटेल्स हैं वो आपके ईएसआई और फाइनेंस में भी मेंशन्ड है। तो आपको यहाँ से सबसे पहले फेज 1 के साथ साथ फेज 2 को भी, फेज 2 में जो ईएसआई एंड फाइनेंस है उनको साथ लेके चलना है। तो एक अप्रोच ये होना चाहिए कि अगर आपको आरबीआई के लिए एटलीस्ट 6 मंथ्स का आपको टाइम होना चाहिए, फेज 1 एंड फेज 2 बोथ के लिए, तो आप वहां से पहले अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हुए दोनों के लेके चलिए और उनकी फेज 2 के लिए साथ में पढ़ते रहिए। देन बिफोर जब आपका 1 मंथ बचे हो फेज 1 के लिए, तो आप फेज 1 की प्रिपरेशन रिगरसली स्टार्ट कीजिए, मॉक्स दीजिए, बिकॉज कि फेज 1 इज इम्पोर्टेंट। विदाउट क्लियरिंग फेज 1 कोई फेज 2 तक नहीं जा पाता है। आफ्टर फेज 1 देर आर आई थिंक अराउंड देर विल बी 3 to 4 weeks। सो उस टाइम पीरियड में आपकी रिविजन्स होने चाहिए। उस टाइम पीरियड में आप बहुत सारी नई चीजें ना पढ़िए, तो उनको आप जो भी चीजें आपने पढ़ रखी है उनको रिवाइज कीजिए। एंड इम्पोर्टेंट थिंग्स आर, अगेन मैं मेंशन करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इफ वी लुक एट ओवरऑल इन द पेपर, तो अराउंड 35 to 40 मार्क्स क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन फेज 2 अलोन। और सिमिलरली इन फेज 1 में भी अराउंड 25 to 30 मार्क्स जो है गवर्नमेंट स्कीम्स से पूछे जा रहे हैं। तो इनको साथ में आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। फेज 2 में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। उनके लिए आप अपनी एक टाइम लिमिट रखिए, उनके साथ में प्रैक्टिस कीजिए। बट प्रैक्टिस करने से पहले इम्पोर्टेंस है कि आपको चैप्टर और टॉपिक के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, जो मुझे लगती है कि आपकी इसकी प्रिपरेशन के लिए जो भी स्टैटिक सोर्सेज आप फॉलो कर रहे हैं उनका रिवीजन अच्छे से होना चाहिए। सही सही कहा। सर, यू वर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट स्कीम, तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये डाउट लेके आते हैं कि गवर्नमेंट स्कीम्स, हर महीने के इतने गवर्नमेंट स्कीम्स प्रिपेयर करने हैं, उनको रिवाइज भी करना है, और उसमें डेटा होता है, स्टैटिस्टिक्स होते हैं, तो हाउ टू कवर देम, हाउ टू रिवाइज देम? कोई सॉल्यूशन या फिर टिप्स है आपके पास फॉर ऑल सच स्टूडेंट्स? यस सर। सर, गवर्नमेंट स्कीम्स इफ ही अगर हम उसके इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हम देखेंगे कि 2014 के बाद बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स न्यू लॉन्च की गई, जो भी नई गवर्नमेंट आई थी। एंड बहुत सारी पुरानी स्कीम्स को उन्होंने री इन्वेंट किया एंड रिस्ट्रक्चर करने के बाद रीलॉन्च किया था। तो इम्पोर्टेंस गवर्नमेंट स्कीम्स की यहाँ से बन जाती है कि हमें जो नॉर्मली जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पेपर में तो ये पूछा जाता है कि कौन से ईयर में स्कीम लॉन्च हुई थी, मोस्टली इस स्कीम का एम क्या है। और जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रहते हैं, तो मेरा ये कहने का है कि आप अगर उस किसी भी स्कीम को आइदर फ्रॉम पीआईबी या फिर किसी भी जो कंपाइलेशन बहुत सारे अवेलेबल हैं वहां से पढ़ेंगे, तो आप उनको एटलीस्ट 2 to 3 रीडिंग्स इस तरीके से पढ़िए कि आपको वहां से जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो आपके माइंड में कैप्चर हो जाए। एग्जाम में भी वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं कि जो बहुत ज्यादा डिटेल्ड हैं या बहुत ज्यादा जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है स्कीम में, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। बट देयर आर एन नंबर ऑफ स्कीम्स, अगर मैं बात करूं तो आई थिंक 400-500 स्कीम्स हैं पूरे गवर्नमेंट के। बट इट कैन बी डन, इट क्योंकि कैन बी ये डन, यस। क्योंकि ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड वी आर गोइंग टू बी वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका इकोनॉमी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है। तो हमें इन सब चीजों के बारे में जानना, एनी हाउ जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जरूरी है, जरूरी है। यू आर वेरी वेरी राइट। सर, अब बात करते हैं द बिगेस्ट चैलेंजेस अबाउट द एग्जाम्स। अब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोई स्टूडेंट प्रिपेयर करता है, तब वो शायद से उसकी लाइफ में पर्सनल चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, और सब्जेक्टिव चैलेंजेस भी आएंगे। सो एनी स्पेसिफिक एरियाज, टॉपिक्स, और इवन challenges you faced during your RBI grade B journey? So this is going to be little personal. I am a married person also, and Yes. मैं जॉब में रेगुलरली रहा हूँ। मुझे जॉब कभी मैंने लीव नहीं किया है। सो Yes. ये उन कैंडिडेट्स के लिए भी है जिनके जो जॉब में हैं, एंड अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स आर प्रिपेयरिंग, मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। सो उनके लिए है कि टेक आउट योर टाइम, बिकॉज दिन में 24 आवर्स ही होते हैं।
आपको अगर 8 to 10 आवर्स आपके जॉब में जाते हैं तो वो जाने हैं, Yes. आपका 7 to 8 आवर्स आपके स्लीप में होने तो वो जाने हैं। आफ्टर दैट जो भी टाइम आपको बचता है, गिव इट टू योर प्रिपरेशन। प्रिपरेशन शुड नेवर नेवर स्टॉप, चाहे आप वो सोने के बाद मॉर्निंग में करें या ऑफिस आवर्स के बाद इवनिंग में करें। इवन ऑफिस आवर्स में अगर आपको टाइम मिलता है आफ्टर योर वर्क, गिव इट टू योर प्रिपरेशन, इट शुड नेवर स्टॉप। सेकेंड थिंग इज दैट प्रिपरेशन के साथ साथ और पर्सनल लाइफ में अपने हेल्थ को भी ध्यान दीजिए, Yes. because a good health, a good mind helps you keep moving forward. There is no such motivation, आप खुद से मोटिवेटेड रहिए। एग्जाम का प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है, a lot of people are doing that so rather than external forces से मोटिवेट होने के लिए आप खुद से मोटिवेटेड रहिए। एंड कीप इन माइंड कि सिंस आपका ये एम है तो आपको इसके लिए आगे बढ़ते रहना है। सही कहा सर। लाइक दीज रिजल्ट आर गोल्डन, आई थिंक ये गोल्डन वर्ड्स थे स्टूडेंट के लिए कि लाइक मैं सही में कह रहा हूँ, यू हैव टू नोट इट डाउन कि यहाँ पर गोरखनाथ ने जो भी कहा है, लाइक ही हैड सेड कि पहली तो ये बात है कि आप जब ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप चाहे जितना मर्जी बाहर से एक्सटर्नल मोटिवेशन लोगे, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलेगा। आपको अंदर यू हैव टू फाइंड दैट ड्राइविंग फोर्स। एम आई राइट सर? yes sir, it has to be one of the most important things कि because it will help you everyone in the longer term. यस सर, दूसरी चीज जो मैं पूछना चाहूंगा वाज रिलेटेड टू प्रिपरेशन। ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मेनी स्टूडेंट्स दे फॉलो द कोर्सेज क्लासेस, उसके बाद नोट्स, बट हाउ मच आर मॉक टेस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन? एंड क्या आप अपना अप्रोच शेयर करोगे? हाउ टू गिव मॉक्स, हाउ टू एनालाइज देम बिफोर द एग्जाम्स? सो सर मॉक टेस्ट की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली आरबीआई के एग्जाम में, स्पेशली फेज 1 के दौरान, क्योंकि वहां पे जैसे क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे आपको कोई भी कंफाइंड सिलेबस नहीं गिवन है। तो मॉक टेस्ट देने से आप आपकी अवेयरनेस उन सब्जेक्ट्स के बारे में और जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनके बारे में बढ़ जाती है। इसके अलावा सर क्या होता है कि जैसे एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इफ अगर मैं पर्सनली कहूँ तो सर आई थिंक कैट लेवल के एग्जाम से पूछे जा रहे हैं, बिकॉज टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता है। और इस फेज में आपको मॉक टेस्ट ही ऐसे एक सोर्स हैं जो एग्जाम में आपके कट ऑफ को क्लियर कराने में और अच्छे मार्क्स दिलाने में हेल्प कर सकते हैं। जीए के लिए भी, अगर जीए के लिए अदर देन सोर्सेज लाइक अफेयर्स क्लाउड जो कि मैंने खुद फॉलो किया था, आपको मॉक टेस्ट में भी अपने जीए के स्कोर को देखना चाहिए। तो इससे क्या होता है सर कि एक मूवमेंट मिलता है और आप जो भी कट ऑफ होती है आप उसको क्लियर करने के लिए रेडी हो जाते हो। फेज 2 के लिए सर क्या है कि फेज 2 में जैसे अभी डिस्क्रिप्टिव भी अराउंड 200 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव पेपर में डिस्क्रिप्टिव होता है और 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है। तो वहां पे भी आई बिलीव कि 5 to 6 मॉक पेपर्स आपको देने चाहिए। और इसलिए क्योंकि एग्जाम के लिए रेडी होना, सर पूरे एग्जाम का जो टाइम ड्यूरेशन है वो अराउंड 5 to 6 आवर्स का होता है। तो यस। एक बार आप जब बैठ जाते हो और आप जब टेस्ट दे रहे होते हो तो आपको समझ में आता है कि एक एस्पिरेंट के माइंडसेट में उसमें क्या चल रही होंगी चीजें। तो इसके लिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दो मार्केट में बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। अ, मैंने फेज 2 के लिए मेरा ये सोच था कि फेज 1 के लिए मैंने ओलिव बोर्ड दिया हुआ है, ओलिव बोर्ड के टेस्ट सीरीज मैंने ली हुई है, एवरी ईयर आई हैव मैंने फॉलो भी किया हुआ है। फेज 2 के लिए मेरे मॉक टेस्ट ऐसे कुछ ऐसे मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, बट मैंने क्रैक ग्रेड बी के मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। बट बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से आप इनको दे सकते हैं। तो ये मेरा वे ऑफ डूइंग रहा है। ओके सर। सर, नेक्स्ट थिंग विच आई विल आस्क इज दैट कि जब आरबीआई ग्रेड बी के टोटल सिलेबस को देखते हैं, इट्स रियली वेरी वेरी ह्यूज। तो ऐसे बड़े सिलेबस को कवर भी कैसे करे, एंड हाउ टू देन रिवाइज इट, इसको रिवाइज भी कैसे करे? So how to manage all this revision of such a huge syllabus? Yes, sir.
सर, आरबीआई का सिलेबस एक्चुअली में बहुत बड़ा एंड लार्ज दिखता है, बट आई थिंक एक स्टूडेंट को इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना चाहिए। अगर हम स्पेशली अगर ईएसआई और फाइनेंस को जैसे मैंने ब्रेक किया था, तो मैंने इनको इकोनॉमिक्स में, सोशल इश्यूज में और फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रेक किया था। सो उनको आप कवर कीजिए, और टाइमलाइंस होने चाहिए कि आप जैसे भी टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो आप उनके बारे में क्या और लिख सकते हैं, क्या और इन्फॉर्मेशन आप और गैदर कर सकते हैं। तो जब आप सिलेबस को स्टिक कर रहे होते हैं, तो एक समय ऐसा आता है सर, जैसे आपने 4-5 मंथ्स दे दिया प्रिपरेशन करते समय, तो एक समय ऐसा आ जाता है कि आपकी टॉपिक के बारे में अवेयरनेस बढ़ जाती है। हाउएवर सर, जो एग्जाम में जो चीजें पूछी जा रही हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, वो मोस्टली करंट अफेयर से रिलेटेड भी होती हैं। तो अ, लंबे समय तक इनको कवर करने के लिए अगेन वही सर, मोटिवेशन की बहुत इम्पोर्टेंस है। Yes. एंड सिलेबस बड़ा होने के साथ साथ आपको ये लेके चलना है कि जो भी चीजें आपने पढ़ी है, अगर वो एग्जाम में पूछी जाएंगी तो आप उनको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो सर, Yes. इनके लिए जितना भी टाइम आपको मिलता है, 3 to 4 और एट मैक्स 5 रिविजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में हेल्प करते हैं। Yes. सर, नाउ व्हेन आई लुक एट योर जर्नी, आपकी टोटल आरबीआई ग्रेड बी की जर्नी अगर हम देखें, तो पहले आईबीपीएस पीओ क्लियर किया, फिर ईपीएफओ क्लियर किया। ऑन द टॉप ऑफ दैट आप एक वर्किंग प्रोफेशनल थे, एंड यू आर वर्किंग, एंड एट द सेम टाइम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। तो मैं ये पूछना चाहता था दैट ओवरऑल इतने जो आपने कंटिन्यूअसली एग्जाम्स दिए, क्या उनका बेनिफिट रहा आरबीआई ग्रेड बी में? यस सर, अगर मुझे इंटरव्यू फेज की बात करनी हो, तो अब ऑब्वियसली सर, इतने फाइनेंशियल सेक्टर में अराउंड 7 इयर्स काम करने के बाद ये एक ऐसी फीलिंग थी कि हाँ, when I am going to sit in the interview, I will bring something different in the interview room, जो कि ऐसा हुआ भी। इट हेल्प, बट जो एस्पायरेंट्स, जो फ्रेशर्स हैं, जो माइट भी हो सकता है कि यूपीएससी की वजह से या डिफरेंट एग्जाम्स की वजह से नॉन वर्किंग हो, उनके लिए मेरा ये भी सजेशन है, डू नॉट वरी अबाउट इट। डू नॉट यस। वरी कि आपके पास कोई जॉब नहीं है, या कोई आपसे वो काफी डिफरेंट क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, या आपको शायद वो सेलेक्ट नहीं करने वाले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ यू कम अप विद द वेरी गुड, जो भी आपका ऑनेस्ट, जो भी ऑनेस्टी, आप वहाँ पे ऑनेस्टी दिखाइए इंटरव्यू में, उनको बताइए कि इसके लिए क्या रीजंस थे, दे विल कंसिडर इट। तो ये मेरे लिए एक बेनिफिट था, बट एट द सेम टाइम एक चैलेंज भी था कि हाउ विल आई रिप्रेजेंट माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ देम। सो इंटरव्यू स्टेज पे इसने काफी हेल्प करी है मेरी। और सो दिस वाज सर, दिस वाज इंटरव्यू टाइम पे। सर, इंटरव्यू में व्हेन यू एंटर्ड, वाज देयर एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन आस्क्ड व्हिच वाज आउट ऑफ द ब्लू? ऐसा कोई क्वेश्चन था जो कि अलग था, जो आपके इंटरव्यू पैनल ने आपको पूछ लिया? ओके, सो सर, this time my interview was when I entered, like, my name is Gorakhnath. So they talked about all these aspects, ki what is the relevance, and you are from such an state and place. The UP chief minister belonged to that place. So it Yes. was all about. All of a sudden, I had mentioned in my biodata that I love to write about the experiences of the people whom I met. Yes. So they suddenly talked ki who is going to be the next person to whom you are going to write. So it was a quick answer. So in the boardroom itself, there was one executive director, retired executive director. He was sitting there. So I talked ki I have watched a lot of videos of sir, and he explains things really well. And this is my second meeting in the interview itself, so I will write about sir. So the whole I mean the whole panel, they laughed and they said yes, this is the very good answer, and I mean how to handle the situation. I felt really good at that time. So this was one unexpected question, and I think it set the tone of the interview, ki ठीक है, it No, will be it's going to be इट्स nice. इट्स अ फंटास्टिक आंसर एक्चुअली, क्योंकि आपने आपने आपके बायोडेटा में लिखा था कि मैं जिन भी लोगों को मिलता हूँ मैं उनके बारे में लिखता हूँ।
तो ऑफ कोर्स क्या, यस और क्वेश्चन भी कितना बढ़िया था कि अब किसके बारे में लिखने वाले हो आगे। यस। सो एंड आपने भी कहा एकदम क्विक रिस्पॉन्स कि मैं सर आपके बारे में लिखने वाला हूँ, लाइक आई यस हैव मेट यस यू यस 2 times, आपके बारे में लिखूंगा। इट्स अ यस वेरी लाइक रियली a good question was asked, and of course brilliant the question, brilliant the answer it was. सर इंटरव्यू की ही बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं वो पूछते हैं कि इंटरव्यू का प्रिपरेशन कब स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, तो उसके रिगार्डिंग कुछ बताइए स्टूडेंट्स को। सर मेरा मानना है कि इंटरव्यू इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो आप जब फेज 1 दे रहे हैं, फेज 2 दे रहे हैं, तो आपकी जो भी नॉलेज एडिशन हो रही है वो कहीं ना कहीं इंटरव्यू में काम आती है। पोस्ट मीन्स जब आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं, जब आपको सिर्फ इंटरव्यू पे फोकस करना होता है, तो उस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा सर कि मैं 12th तक मेरी बैकग्राउंड हिंदी बैकग्राउंड से रही है। तो उन्हीं यस। स्टूडेंट्स के लिए भी कि जो बहुत फियरफुल हैं कि नहीं मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा या ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद को जानिए। आपकी जो भी कम्युनिकेशन की जो भी लेवल है, आप उनको अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली मेंबर्स से, अपने मेंटर से बात करके उनको दूर कीजिए। यस। इसके यस बाद सर। इसके बाद सर जो जो भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो खुद को इंट्रोड्यूस करना हो या बहुत सारे जो ऑन द कोर्स ऑफ इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं, आप उनके लिए खुद को प्रिपेयर कीजिए, खुद से प्रिपेयर कीजिए, अपने फ्रेंड से सजेशन लीजिए और उन पे जितना मैक्सिमम जितना वर्क कर सकते हैं वर्क कीजिए। इसके बाद सर मॉक इंटरव्यूज की इंपॉर्टेंस आती है। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज़ दे सकते हैं, आप उनको देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सर उसमें बहुत सारी एवेन्यूज़ पता चलते हैं, जो कि हम कहीं न कहीं मिस कर रहे होते हैं। तो आई थिंक 3-4 मॉक इंटरव्यूज़ भी देने चाहिए। तो यस। इससे आई थिंक सर इंटरव्यू तक जाते-जाते आप इतने कंफर्टेबल और आप इतने फियरफुल हो जाते हैं कि आप वहाँ बोर्ड को फेस कर पाएँ। एंड सर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि जो बोर्ड बैठा होता है, यस। वो आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के इवन सर मुझे भी ये फ़ियर थी देन जब मैं लास्ट ईयर अपीयर हो रहा था कि हाउ इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। बट सर वहाँ बैठने के बाद, उनसे बातें करने के बाद इट इज़ जस्ट 15-20 मिनट का एक कन्वर्सेशन होता है जिसमें आप खुद को अपने बारे में उनको बता रहे होते हैं और उस 15-20 मिनट में वो आपके बारे में जितना अच्छे से जानते हैं, आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने अच्छे हैं। यस सर, वेरी राइटली सेड। सर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, इट वुड बी पर्सनल आल्सो एंड प्रोफेशनल आल्सो, एक ओके सर। कंबाइंड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दिस क्वेश्चन आप लाइक वाइज, लाइक यू विल ओनली गिव अ वाइज आंसर टू इट। सर already working professional, married also, and on the top of that you also selected that कि नहीं भाई आरबीआई ग्रेड भी देना है और एग्जाम भी क्लियर करना है, and you did it. How did you manage all these things together? ऐसा कभी हुआ कि sometimes you felt that things are not working right now, जैसे कि मे बी वर्क लोड ज्यादा हो गया, मे बी कभी कभार प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आए थ्रू आउट योर प्रिपरेशन? सर इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ के बारे में, आप अपनी वर्किंग जो आपका वर्क चल रहा है, वर्किंग प्लेस के बारे में, अपने प्रोफेशनल अपने जो कलीग्स हैं उनके बारे में एक पॉजिटिव अप्रोच रखिए। जब आप खुद से पॉजिटिव होते हैं तो आपको वैसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी मिलता है। यस। सर चैलेंजेस चैलेंजेस तो ऑफ कोर्स सर बहुत सारे रहे हैं, इवन पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। बट जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो उन चैलेंजेस से आपको लड़ने का मौका मिलता है और आप उनको फियरलेस होके आप उनसे फाइट करते हुए आप आगे बढ़ते जाते हैं। इसके साथ-साथ सर वही इंटरनल मोटिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सी सर जर्नी आप ऐसा नहीं है कि आपको आरबीआई ग्रेड बी या आप आरबीआई में आपका सिलेक्शन हो गया, पोस्ट सिलेक्शन चैलेंजेस नहीं होंगे। तो यस। ये पेशेंस ये ड्यूरिंग दिस जर्नी सर मैंने ये सीखा कि आपको पेशेंस रखना है, आपको रिएक्ट नहीं करना है, रादर देन वो रिएक्शन आपका एग्जाम्स में होना चाहिए, जहाँ पे आपको अच्छा परफॉर्म करना है। सही कहा सर, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये लगता है कि एक बार एग्जाम क्लियर कर ली मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सारे स्टूडेंट्स को ऐसे ही लगता है, एक एग्जाम क्लियर कर ली हो गया, मेरे सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, पर ऐसा नहीं होता है।
challenges are your challenge. You will face challenges post your selection also. Of course, Yes, sir. the real game will start after your selection actually. This Yes, is sir. what we can say. Yes. सर एक अब मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा दैट हाउ डिड ऑलिव बोर्ड एज अ ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्ड यू ड्यूरिंग योर ओवरऑल आरबीआई जर्नी? Yes, sir. Sir, talking about Olive Board, so as I said earlier also कि Olive Board ने जब मैं IBPS PO का एग्जाम दे रहा था तो प्रीलिम्स एंड मेंस के फेज के टाइम पे ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट्स का मैंने यूटिलाइजेशन किया था और उससे काफी हेल्प मिली थी मेरे पोस्ट सिलेक्शन के बाद. आई रियली थैंक ऑलिव बोर्ड एट दैट टाइम. देन आफ्टर जब मैंने सर आरबीआई ग्रेड बी इवन मैंने नाबार्ड के एग्जाम्स भी दिए हैं तो इनके मॉक टेस्ट को मैंने यूटिलाइज किया है. तो प्रीलिम्स स्पेशली प्रीलिम्स के लिए इस ऑलिव बोर्ड ने बहुत हेल्प करी है. मैथमेट क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश के लिए ऑलिव बोर्ड के जो मॉक टेस्ट हैं वो एक्चुअल एग्जाम से की डिफिकल्टी से रिजेंबल करते हैं. सो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल हैं बट अगर आप चूंकि ये कॉस्ट कॉम्पिटिटिव भी है ऐसा मैंने देखा है तो इसको यूटिलाइज किया जा सकता है. यस देन यस सर फॉर फेज 2 ऑलिव बोर्ड के मॉक्स को मैंने 1 या 2 मॉक्स दिए थे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड भी थे. सो ओवरऑल जर्नी में राइट फ्रॉम द बैंक से अभी तक का जो सिलेक्शन का जो सफर रहा है ऑलिव बोर्ड आई थिंक ये मेरे साथ रहा है. एंड आई विल रियली थैंक द ऑलिव बोर्ड एंड इट्स टीम कि दे आर प्रोवाइडिंग वेरी आई मीन द they have understood the IBPS and their exam ki how they are asking their pattern. They have understood it really well. Yes, sir. Sir, thank you very much. These words are really very, very motivating for all of the team of Hollywood. सर, जो अगली चीज मैं पूछना चाहूंगा वो है कि as we come towards the end of the interview, what is the advice you want to give to the aspirants who are preparing for RBI Grade B exam? स्पेशली कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो रिपीटर यानी कि वेटरन्स है जो बार बार एग्जाम दे रहे हैं बट मे बी कुछ रीजन की वजह से अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट क्लियर नहीं हो रहा है और दूसरे स्टूडेंट्स है जो कि फ्रेशर है 2024 उनका फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है तो उनके लिए कोई एडवाइस आप देना चाहोगे? सर मेरा सबसे पहले मेरा मैसेज वेटरन्स के लिए या रिपीटर्स के लिए है. सो ऑल ऑफ यू मैं भी आपकी जगह पे ही था. दिस ईयर फॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन हो गया है. सो अगर आपका मेंस या इंटरव्यू स्टेज पे रुका हुआ है तो डोंट स्टॉप. आप आगे बढ़ते रहिए. जो हडल्स आपके आ रहे हैं उनको क्लियर करने की कोशिश कीजिए एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड. ये एग्जाम ऐसा है जो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को और आपकी नॉलेज ऑफ कोर्स को चेक करता है बट आप अगर लगे रहोगे तो आप क्लियर कर जाओगे. फ्रेशर्स के लिए सर मेरा मैसेज है कि अ, आप जैसे स्टार्ट कर रहे हैं तो आप बहुत सारे सोर्सेज के पीछे मत भागिए. आप पहले अपने बेसिक्स को क्लियर कीजिए. 4 to 5 months की जो करंट अफेयर्स है बिफोर प्रीलिम्स और मेंस आप उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए. गवर्नमेंट स्कीम्स फॉलो कीजिए. प्रीलिम्स के लिए स्पेशली जैसे डिफिकल्टी लेवल रीजनिंग और क्वांट में बहुत डिफिकल्ट पेपर आ रहे हैं तो उनको अभी से डील करने की कोशिश कीजिए क्योंकि बिना प्रीलिम्स के आप मेंस नहीं दे पाएंगे. और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको मैं 3 से 4 ऐसे पर्सनली लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आरबीआई ग्रेड भी क्लियर किया हुआ है. सो दिस इज माय मैसेज टू एवरीवन. आई थिंक वेरी वेरी गुड एडवाइस फॉर एंड फॉर बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स. ध्यान से प्लीज राइट इट डाउन वॉट एवर सर हैड सेड फॉर ऑल द वेटरन्स आल्सो एज वेल एज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गिविंग द आरबीआई ग्रेड बी फॉर फर्स्ट टाइम. एक अब आपके करियर के रिलेटेड सर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा. आरबीआई ग्रेड बी क्लियर किया, जब आपने रिजल्ट देखा कि आपका रोल नंबर उसमें है तो आप कहाँ पर थे एंड व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? लाइक सच सच बताइएगा कि कैसे लगा था. यस यस यस. सो सर उस टाइम पे हमारा डेंट प्रोसेस चल रहा था तो ऑफिस में ही था मैं. एंड इट वाज आई मीन आफ्टर द रिजल्ट्स मेरे फ्रेंड का फोन आया कि आरबीआई के रिजल्ट्स आ गए हैं और देख के बताओ. सो व्हेन आई लुक्ड एट इट कि अपने फोन पे मैंने चेक किया एंड माय रोल नंबर वाज देयर. सो
3 4 5 सेकंड्स के लिए आई वाज नम. आई फील कि हाँ, आई हैव आई हैव डन इट. आई थैंक गॉड ऑलमाइटी कि विदाउट योर ब्लेसिंग्स ऐसा पॉसिबल नहीं था. And it was a good feeling, it was a nice feeling. And I want to tell all the aspirants here, and I really wish that you also get this feeling in whatever exam you give. You get the success. So this is not a success for me, this was a journey which was really important for me. Success will come and go, but you keep on the journey, going ahead in the journey. सो आप मैं सबको ये विश करता हूँ कि यू ऑल्सो गेट दिस फीलिंग सम डे और अनदर, एंड इफ यू वर्क हार्ड यू विल अचीव इट. यस सर, बहुत बहुत ही मतलब डीप कहा था आपने, सही में, सही 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 में. वेरी इंपॉर्टेंट इंसाइट्स आई थिंक सर ने दी, नॉट ओनली रिलेटेड टू आरबीआई ग्रेड बी प्रिपरेशन, बट ओवरऑल जब आप किसी भी एक डिफिकल्टी या फिर इतनी बड़ी आरबीआई ग्रेड बी जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, तो क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, व्हाट शुड बी द अप्रोच. इस सेशन में आई थिंक देयर वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंसाइट्स व्हिच वर गिवन बाय गोरखनाथ. सर, जैसे अब आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनोगे, कुछ आपने सोचा है कि आपका करियर आप कौन से डिपार्टमेंट में आरबीआई में करना चाहोगे? एनी स्पेसिफिक एरिया या डिपार्टमेंट आप काम करना चाहोगे? जैसे कि आपने बताया कि आप फाइनेंस में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो. सर आई थिंक इट इज अप टू द ऑर्गेनाइजेशन आरबीआई की, वो मुझे कहाँ पोस्ट करते हैं एंड कहाँ वो मुझे अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं. बट गिवन अपॉर्चुनिटी सर आई थिंक, क्योंकि मैंने बैंक और अभी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में भी काम कर रहा हूँ, तो आई थिंक सर डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन और मे बी फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे डिपार्टमेंट्स में मैं काम करना चाहूंगा. Yes, sir. Yes, sir. Like I got it. The last question, sir, which I would like to ask is, like pretty much पूरे इंटरव्यू का मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैं और आपसे बात करना चाहता था, बट एज वी ऑल नो टाइम इज लिमिटेड. सर, लास्ट क्वेश्चन टू यू इज कि जो भी एस्पिरेंट्स आरबीआई ग्रेड बी 2024 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए व्हाट आर योर वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट? सो सारे स्टूडेंट्स को मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप जब इस ऐसे एग्जाम्स के लिए आप अपियर होने जा रहे हैं जहाँ पे आपको एक फियर्स कंपटीशन मिलने वाला है. यहाँ पे बहुत अच्छे बैकग्राउंड से लोग अपियर होते हैं, इवन प्राइवेट सेक्टर से बहुत सारे बैंकर्स, यूपीएससी एस्पायरेंट्स सारे अपियर होते हैं. तो बट हार्ड वर्क का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है. तो अगर आप 2014 में 2024 में जब आप अपियर होने जा रहे हैं, तो उसके लिए फेज 1 फेज 2 की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कीजिए, और साथ में मॉक टेस्ट को देके उनको एनालाइज कीजिए, स्पेशली फेज 1 के लिए. फेज 2 के लिए आप मॉक टेस्ट भी लिखिए, आप डिस्क्रिप्टिव आंसर्स की भी प्रिपरेशन कीजिए, बट एट द सेम टाइम प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी एनालाइज कीजिए. ये मेरा उनके लिए एक मैसेज रहेगा. और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि सर आप गिव अप मत कीजिए. कोई भी एस्पायरेंट्स आप गिव अप मत कीजिए, आप कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते रहिए. एंड आई होप टू सी लॉट ऑफ कैंडिडेट्स इन 2024 when they will be Yes, sir. joining RBI. सर, आखिर में यही कहूंगा दैट थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर ऑन दिस सेशन. आपने वक्त निकाला, आप यहाँ पर आए, एंड वॉट एवर थ्रू आउट द इंटरव्यू व्हाट आई हैव सीन इज दैट कि ऑल योर इनसाइट्स, ऑल योर आंसर्स वेर नथिंग बट गोल्डन वर्ड्स. तो मैं ये कहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, दे शुड गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम सच पर्सनैलिटीज. डेफिनेटली सर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर. आपने ये आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स को राहत दी होगी कि चाहे आपने यूपीएससी बड़ा ऐसा कोई एग्जाम नहीं दिया है, देन ऑल्सो इट्स फाइन. चाहे आपका फाइनेंस में बैकग्राउंड नहीं है, देन ऑल्सो इट्स फाइन. बट हियर वी आर हैविंग गोरखनाथ who has cleared multiple exams, and look at today. Yes, he is an RBI grade B officer. So sir, thank you once again, and Thank we you. will end the session therefore. Okay, sir, I would like to have a message to aspirants from my side. कि see, there are different avenues in life. जो आप जब भी ऐसे एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं, तो keep yourself कि think that you are valuable and you are going to achieve
it one day. So this is Yes, sir. Thank you, sir. So I think very enriching interview, and I thank a lot that sir you made your presence in this session. And guys, we'll end the session now. Mention in the comment section how did you feel this particular interview, and we will bring more such topper interviews as this series continues. Thank you very much, and see you again. thank you, Sam. Thank you, Oliver. Yeah.